Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 18. This lecture number 18 is a continuation of chapter number 5 about the accounting systems. Let me start from the review of our lecture number 17, in which we talked about internal control system, and I think we don't need to go in the detail because we have discussed much more about internal control system, about the basic accounting system. In my previous lecture, I made a format of ledger with the running balance because I told you that this would continue in all of our transactions. It would continue for all of our ledger accounts, what we have already done, and in future what we would do. Then we also talked about special journals, why special journals are prepared and what is the reason behind and how the special journals are prepared. Then we also talked about a subsidiary ledger, why a subsidiary ledger is prepared, what is the reason behind, and how the subsidiary ledgers are prepared. So just going back to the slide that we have already discussed, special journals contain records of original entry other than the general journal that are designed for recording specific types of transactions of similar nature. यही बात हमने लास्ट लेक्चर में भी कही थी कि आपके पास सिमिलर नेचर, जो भी ट्रांजैक्शन होगी सिमिलर नेचर की होगी और वो एक नहीं कई दफ़ा उसकी रेपिटेशन होगी, बार बार वो ट्रांजैक्शन होती है और आपको पता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस बार बार होती हैं और उनकी सिमिलर नेचर होती है, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप बार बार ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपकी ये ट्रांजैक्शंस सिमिलर नेचर की होती हैं और इनकी रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल हमने दी थी, आपके पास सेल्स आप डेली बेसिस पे करते हैं और पता नहीं कितने कस्टमर्स को कर रहे होते हैं। यू स्टार्ट राइट फ्रॉम 9 o'clock अप टू 5 o'clock, और इवन इफ यू हैव अ शॉप यू make your transactions of sales up to 8 or 9 o'clock. So it means that all the time you are dealing with your customers. जब आप डील कर रहे होते कस्टमर्स के साथ तो हर दफ़ा आपकी ट्रांजैक्शन चल रही होती है। अब आपकी हो सकता है एक दिन में कोई 1000 ट्रांजैक्शंस हो जाएं, आप 500 कस्टमर्स को डील करें, तो कुछ कैश पे परचेज कर रहे होते हैं और कुछ आपकी क्रेडिट पे परचेज कर रहे होते हैं चीज़ें, तो इसलिए आपकी ये सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके लिए आप स्पेशल जर्नल का अलग से एक पेज बना लेते हैं और उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। इसी तरह परचेज जर्नल, ज़ाहिर है जो चीज़ें आप सेल आउट कर रहे हैं आप परचेज भी तो करते हैं, इसके लिए आप अलग से एक जर्नल बनाते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग यू आर बाइंग प्रोडक्ट्स मैनी टाइम्स इन अ डे और मे बी इन अ वीक, आप बड़ी क्वांटिटी में, और फिर यू आर नॉट बाइंग फ्रॉम वन सप्लायर, यू आर बाइंग मे बी फ्रॉम 2, 3, 4 अप टू मे बी 1000 सप्लायर्स। आप ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। छोटा बिजनेस है तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगी वो स्मॉल स्केल पे होगी, आपके सप्लायर्स कम होंगे। जो ही आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आपके सप्लायर्स भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है, फिर आप अपनी शॉप में अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी आपकी प्रोडक्ट्स, और उसमें आप ऐड करते जाएंगे, कंटिन्यूसली एडिशन आती जा रही है। स्मॉल स्केल से बात करें एक शॉपकीपर से तो उसके पास बहुत कम चीज़ें होती हैं शुरू में, लेकिन जो बिज़नेस पड़ता है उसके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, और फिर उसकी नेचर भी इस तरह होती है कि क्या आप होलसेलर हैं या आप रिटेलर हैं, तो आपके सप्लायर्स भी इसी तरह ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों से आप खुद परचेज करते हैं जाके, कुछ आपके डोर स्टेप पर चीज़ें प्रोवाइड करके जाते हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड आपने रखना होता है, और आपकी ट्रांजैक्शंस की रेपिटेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, एक सप्लायर से कई दफ़ा आप परचेजिंग कर रहे होते हैं। सेम थर्ड ऑन कैश रिसीट, आपकी
जाहिर है आप सेल कर रहे हैं तो आपकी कुछ क्रेडिट पे होती हैं और कुछ आपकी कैश पे आपकी सेल्स होती हैं। तो आपके पास कैश आ रही, जो ही आप सेल्स कर रहे हैं कैश पे, तो आपके पास कैश रिसीट आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपकी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, इस ट्रांजैक्शन की नेचर में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप इसके लिए अलग से एक जर्नल बना लेते हैं। देन कैश डिसबर्समेंट, आपने जाहिर है चीज़ें परचेज की हैं तो आपने उसके अगेंस्ट कैश पे करना होता है, तो इसकी भी रेपिटेशन इसकी नेचर में बहुत ज़्यादा है, तो आप इसके लिए अलग से कैश डिसबर्समेंट का स्पेशल जर्नल बनाते हैं। सो मेन टाइप इज दैट इट हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप एंड देन सिमिलर नेचर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन विच यू हैव टू मेक योर जर्नल। अब डिपेंड आपके बिजनेस पे करता है कि आपने किसका ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी आप उसके लिए स्पेशल जर्नल बनाते हैं। नाउ इन माई एग्जाम्पल I am just using these 4 types of special journals. Even if you have a different business, आप उसकी इससे ज़्यादा बना सकते हैं, जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएंगी। ये आपको एग्जाम्पल दी है मैंने, आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएंगी, आप उसमें अपने जर्नल स्पेशल जर्नल्स बढ़ाते जाएंगे। या हो सकता है आपकी अब सेल्स है, सेल्स की जगह आप यहाँ पर इवन रेवेन्यू लिख सकते हैं, रेवेन्यू जर्नल। इफ यू आर नॉट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, आप यहां पर सेल्स की जगह रेवेन्यू जर्नल बना सकते हैं। आप इसके अलावा कोई और अगर करते हैं तो आप वो नाम दे सकते हैं, उसको डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। इसमें आप यहां पर तो आपने 4 बताए हैं, इसके अलावा 5वां भी हो सकता है, 6वां भी हो सकता है, 7वां भी स्पेशल जर्नल हो सकता है, कि जिसकी ट्रांजैक्शंस जितनी ज्यादा होंगी आप उसके लिए फिर अलग से एक स्पेशल जर्नल बना लेते हैं, बजाय कि आप जो जनरल जर्नल था जिसमें आप ट्रांजैक्शंस करते थे वो सारी इकट्ठी आप उसमें करते रहते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो डेट वाइज है वो करते रहते। नाउ यू आर नॉट डूइंग विद द डेट वाइज, यू आर डूइंग बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि जो जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपने उसके लिए अलग से एक जर्नल बना दिया हुआ है। So I hope now this is understandable for you, because we talked about in detail about this kind of journal in our previous lecture number 17. Then we also talked about subsidiary ledger, and we talked about in detail about subsidiary ledger. I will just go through because we have to take some examples in my upcoming slides. A subsidiary ledger is a group of similar accounts whose combined balances equal the balance in a specific general ledger account. Then a general ledger accounts that summarizes at a subsidiary ledger accounts balances. कि हमने जो एग्जाम्पल ली थी उसमें आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स के मुख्तलिफ लोग थे, उनका हर एक का आपने सेपरेट लेजर बनाया। जब आप उनका सेपरेट लेजर बना रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड योर सब्सिडरी रिसीवेबल लेजर अकाउंट्स, और उनके फाइनल बैलेंसेस आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं मेन लेजर अकाउंट में। सेम अकाउंट पेबल, आपने आपके कई सप्लायर्स हैं तो आप उनके लिए अलग से हर एक क्रेडिटर का आप अलग से, हर एक सप्लायर का आप अलग से एक लेजर अकाउंट बना रहे होते हैं, जिनका टोटल फिर आपका इकट्ठा होकर जाता है आपकी कंट्रोल अकाउंट में। तो फिर आपके सब्सिडी लेजर रिसीवेबल्स की भी बहुत ज़्यादा होंगे और आपके पेबल्स के भी बहुत ज़्यादा होंगे। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि ये रिसीवेबल्स के होंगे या पेबल्स के होंगे, आपके इससे हटके भी और ज़्यादा सब्सिडी लेजर्स हो सकते हैं। आपको सिर्फ नेचर समझ आनी चाहिए। जब किसी एक ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो वी हैव टू मेक अ सेपरेट लेजर। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेंट्रीज हैं, इन्वेंट्रीज आपकी मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। आपका जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, रॉ मटेरियल 1, दूसरा, तीसरा, उसकी कई टाइप्स होती हैं, क्योंकि आप कोई भी कंपनी देखें उसमें कई प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। शैम्पू भी बना रहे होते हैं, वो पेस्ट भी बना रहे होते हैं, इसके अलावा वो हेयर ऑयल भी बना रहे होते हैं। अब कितनी चीज़ें बना रहे हैं। इवन नेस्ले की एग्जांपल लें आप, तो नेस्ले की कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं, पानी अलग है उनका, जूसेस अलग हैं उनके योगर्ट अलग है, दही जो बना रहे हैं वो। इसके अलावा उनकी बेहिसाब और प्रोडक्ट लाइंस हैं, उनमें उन्होंने आगे सब प्रोडक्ट लाइंस बनाई हैं।
तो इसके लिए आपका जो मटेरियल होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो उसके लिए आप अलग से सब्सिडी लेजर्स बनाएंगे और उनका फाइनल बैलेंस आपका वो आपकी कंट्रोल अकाउंट में जाएगा. सो द जनरल लेजर अकाउंट दैट समराइजेज a subsidiary ledger account balances that summarizes, so it means that the summary of all these balances of subsidiary ledgers goes into the general ledger, फिर उनके मेन लेजर में ट्रांसफर हो जाता है. अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, आपके इसके अलावा और सप्लायर्स हैं जिनके रॉ मटेरियल डिफरेंट टाइप्स होती है, उन सब के सब्सिडी लेजर बनाए और उनके बैलेंसेस फिर आपने फाइनल जो जनरल लेजर है, जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं, उनमें आप ट्रांसफर करते हैं. Then subsidiary ledger accounts are not part of general ledger. They are supplemented accounts that provide the detail to support the balance in a control account. जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है कि आपके इन सब के बैलेंसेस जाते हैं मेन लेजर में. अब मेन लेजर से आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे इस मेन लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. देन यू हैव टू गिव अ रेफरेंस ऑफ सब्सिडरी लेजर्स कि these amounts came from this subsidiary ledger, this subsidiary ledger, this subsidiary ledger. So we took an example of revenue journal. स्टार्ट हम करते हैं रेवेन्यू जर्नल से, या इसको आप सेल्स जर्नल कह सकते हैं. एज आई टोल्ड यू कि रेवेन्यू जर्नल है या आपकी सेल्स. व्हेन यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट बिकम्स सेल्स, वेयर एज व्हेन यू आर गिविंग सर्विसेज दैट बिकम्स योर रेवेन्यू जर्नल. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रेवेन्यू जर्नल से. This is your revenue journal in which you can see different columns. अब आपके पास ये एक डिटेल्ड एक जर्नल बना हुआ है रेवेन्यू जर्नल, और इसमें सारी की सारी आपकी रेलेवेंट रेवेन्यू से रिलेटेड आइटम्स आएंगे. नाउ ऑल सेल्स ऑन अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल. ऑल सेल्स ऑन अकाउंट्स, so this is important. All sales are on accounts are recorded in this journal. Each sale invoice is listed in numerical order. अब आप देखें कि इसमें कौन कौन से आइटम्स मौजूद हैं. Now this is your number of page. जो हमने बात की थी इंटरनल कंट्रोल में कि कहीं बैकलॉग आपके पास यहाँ पर जब नंबर लगे होंगे हर लाइन का, तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई इसमें से एंट्री तो मिस नहीं है. दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं. देन द सेकेंड कॉलम इज योर डेट. आपकी डेट कौन है, पहली डेट है, 2 है, 3 है, 4 है, आपके पास मंथ कौन सा चल रहा है. देन इनवॉइस नंबर. दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऑन ईच ट्रांजैक्शन यू हैव अ स्पेसिफिक इनवॉइस नंबर. हर एक रेवेन्यू की रसीद जो दी जाती है, आपके पास सिर्फ एक रसीद नहीं होती, आपके पास कई रसीदें होती हैं. उनकी रिसीट्स के उसके ऊपर नंबर होता है जो आपको एविडेंस देता है कि ये आपकी एक रसीद थी और इसका ये नंबर था, ताकि वो सपोर्ट करे कि आपकी वाकई ये फेक एंट्री तो नहीं है या कोई एंट्री मिस तो नहीं है. ये एंट्री क्यों मिस है, आपने यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर कुछ भी हो वो यहाँ पे देना होता है. देन अकाउंट्स डेबिटेड, कि नॉर्मल आपकी जो रेवेन्यू होता है वो क्रेडिट होता है और उसके अगेंस्ट डेबिट क्या किया है आपने वो यहाँ पर बताना होता है कि वो आपका अकाउंट डेबिट किस टाइटल से किया गया था. अमाउंट तो सेम होगी. फिर पोस्ट रेफरेंस. दिस इज रिलेटेड विद योर लेजर्स कि आप ये कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ये किस लेजर में जाएगा, उसका रेफरेंस क्या होगा. जो आपने पोस्ट करना है लेजर में उसका क्या रेफरेंस है, आपने वो यहाँ पे लिखना होगा. देन अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, फीस अर्न्ड क्रेडिट. आपके पास ये जर्नल एंट्री होती है. दिस इज द जर्नल एंट्री विच इज मेंशन्ड हियर. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और फीस अर्न्ड क्रेडिट. अब आपके पास जो अकाउंट डेबिट है वो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है. क्रेडिट आपका क्या हो रहा है, फीस अर्न्ड. ये फीस अर्न्ड इज अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू, या आप इसको कह सकते हैं फीस अर्न्ड जर्नल. नाउ दिस इज अ कंप्लीट डिटेल अबाउट योर रेवेन्यू जर्नल के रेवेन्यू जर्नल बनता कैसे है आपका वही एक जर्नल एंट्री जिस तरह आप पास करते हैं, आपने वही करना है. लेकिन यहाँ पर कुछ फ़र्क ये है कि जब आप डिटेल में कर रहे होते हैं, जब आप मैनुअल अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो फिर आपने इसके ऊपर जो एक पेज के नंबर्स हैं वो मेंशन करने हैं. डेट क्या है, देन इनवॉइस नंबर दैट शोज अ प्रूफ ऑफ योर सेल.
दैट येस वी हैव डन। इन केस आपका जो कस्टमर है वो कहे कि जी मैंने तो कोई चीज़ परचेज नहीं की थी, आपने एवी रिसीवेबल मेरा बना दिया हुआ है, तो यू विल टेल दैट कस्टमर कि येस वी हैव मेड दिस सेल्स टू यू एंड दिस इज योर इनवाइस नंबर एंड वी हैव अ कॉपी ऑफ दिस इनवाइस नंबर। आप जब इनवाइस नंबर यहाँ से चेक कर लेंगे कि इनवाइस नंबर क्या है, आप अपने रिकॉर्ड में जाके जहाँ पर आपने रिसीट्स को उसको सेव किया होगा, रखी होंगी आपने जो सेफ कस्टडी में होंगी, वहाँ पर आप उनका इनवाइस नंबर चेक करेंगे और वहाँ पर आप उसको बता सकते हैं कि दैट वाज द सेल्स दैट वी हैव मेड टू यू, नाउ यू हैव टू पे दिस अमाउंट। And then post reference number, accounts debited, which account was debited against this revenue, आपने यहाँ पे mention किया। Then post reference, this is about your ledger accounts, and this a small area shows accounts receivable was debited, which amount you have to mention here. Fees earned credited, so this is a credit area, तो आपने वो amount बतानी होगी क्या है उसकी। सो दिस वुड कंटिन्यू फॉर एवर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन्स यूज़ की गई हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? यू कैन सेपरेट दीज अमाउंट्स, कि आपकी अमाउंट्स कितनी कितनी हैं और उनके साथ कितने ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, कौन कौन सी फिगर है। अब यहाँ पर अगर लिखा जाए फॉर एग्जाम्पल, आई शुड राइट फॉर एग्जाम्पल 2000, maybe the next transaction that is 12,000. So the last column is for three lines, three figures, the other one is for one figure and another one is for another figure. यहाँ पर आप उसकी easily calculation कर सकते हैं कि कौन कौन सी amount कहाँ कहाँ पर है, you can mention here. Okay, I think this is understandable for you. All sales are on account are recorded in this journal. Each sales invoice is listed in the numerical orders. आपने उनको बताना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये कौन सी थी, क्योंकि यहाँ पे आप इनवाइस नंबर और वो उसका नंबर 1 था, आपने उस इनवाइस के ऊपर लिखना होगा कि ये आपने पहली इनवाइस की है। जो दूसरी होगी वहाँ पर आप इसका नंबर यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन आप उस इनवाइस के ऊपर लिख देंगे कि ये नंबर 2 लाइन्स पर की गई थी, तो आप नंबर 2 उसके ऊपर मेंशन कर देंगे इनवाइस के। Although this is boring but this is very important, we should understand कि हम कहीं पे भी जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। Then I am giving you a very simple example. We had made sales to the mymusicclub.com। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं उनमें एग्जाम्पल्स आपके पास उनकी अपनी होती हैं, तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग इट, क्योंकि उसकी मॉडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा वर्ड्स की चेंजिंग आ जाती है, तो इसलिए आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग कि जी जो उन्होंने अकाउंट्स यूज़ किए थे उसी नाम से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रॉम माई म्यूज़िक क्लब, परफॉर्म्ड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू mymusic.com फॉर ₹2200। आपने 2002 की सर्विसेज परफॉर्म की, किसको की? mymusic.com को। नाउ दिस इज योर रिसीवेबल। सो mymusic.com इज एक्चुअली योर अकाउंट्स रिसीवेबल। आपने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि दिस इज योर अकाउंट रिसीवेबल, बट यू हैव टू राइट द नेम mymusicclub.com। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, आपका मिस्टर इमरान एंड कंपनी, मिस्टर जुहेब एंड कंपनी, मिस्टर शामिल एंड कंपनी, मिस्टर सफदर एंड कंपनी, कोई भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा कि दिस इज द नेम एंड वी हैव टू राइट द नेम रादर देन अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि हमें पता है कि जो भी रेवेन्यू आपका होगा यहाँ पर जो अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट होगा तो आपने यहाँ पर लिखना है, उसको आपने यहाँ पे मेंशन किया। नाउ लुक एट द डिटेल। सो इट इज मेंशन्ड ऑन लाइन फर्स्ट, डेट March 2010, month is your March and we have mentioned the year. Now the date is 2nd. This is the invoice number 615। अब यहाँ पर ये आपको एविडेंस बता रहा है कि जो आपकी इनवाइस थी 615 की वो यहाँ पे आपने मेंशन की है एंड यू आर मेंशनिंग 615, लेकिन अब उस इनवाइस के ऊपर आप लिखेंगे 1 के आपने जो सीरियल लगाया हुआ है उस सीरियल में ये नंबर 1 पे है जो आपकी सेफ कस्टडी में होगी इनवाइसेस।
कि आप पूरे मंथ की इनवॉइसेस इकट्ठी करेंगे, उसको सील करेंगे और रख देंगे। अब हर एक इनवॉइस के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, कि सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपके पास 2, 3, 4 जितनी भी चल रही हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पर मेंशन करते रहेंगे। देन अकाउंट्स डेबिटेड इज mymusic.com, दिस इज योर रिसीवेबल, आपने यहाँ पे नाम लिख दिया। ओके, देन पोस्ट रेफरेंस, यहाँ पर हम फिलहाल इसको स्किप कर रहे हैं, आपने यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस भी देना होगा कि उसके लेजर कौन सा है। देन अमाउंट इज 2200, आपको यहाँ पर अंदाजा हो गया होगा कि ये आपने एक लाइन में सारा काम कर दिया हुआ है, आपकी पूरी लाइन कंप्लीट है। आपने रेवेन्यू जनरेट किया फ्रॉम किस पर्सन से, mymusicclub.com, आपने काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। इनवाइस नंबर भी लिख दिया है, डेट भी लिख दी है उसकी, और कहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 पे। अकाउंट्स रिसीवेबल, यही आपका mymusicclub.com है, और अमाउंट आपने लिख दी है। और यहाँ पर ये क्योंकि है रेवेन्यू जर्नल में, तो आपका ये रेवेन्यू है। सो एक चीज़ का आपने नोटिस करना है कि आपको यहाँ पर डबल एंट्री नहीं करनी पड़ी कि डेबिट को अलग लिखते, क्रेडिट को अलग लिखते। यही एक ख़ास बात है एक स्पेशल जर्नल की, कि इन वन लाइन यू आर कंप्लीटिंग होल ऑफ योर जर्नल एंट्री। यहाँ पे आप सेपरेट डेबिट mymusic.com और सेल्स रेवेन्यू आपका या फीस रेवेन्यू आप क्रेडिट करके उसकी डबल एंट्री नहीं कर रहे, 2 एंट्रीज नहीं कर रहे, है ये डबल एंट्री सिस्टम ही, लेकिन ये फॉर्मेट इस तरह का है कि यहाँ पे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है कि आपने डेबिट क्या किया और क्रेडिट क्या कर दिया आपने। नाउ लुक एट दिस, कि ये आपकी एक कंप्लीट लाइन में, एक कंप्लीट लाइन है, इसमें आपने सारे का सारा काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। क्योंकि आपका ये रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। किस अकाउंट के अगेंस्ट ये क्रेडिट हो रहा है, mymusicclub.com, विच इज योर अकाउंट्स रिसीवेबल। ये मैं लिख रहा हूं, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे। सो ओनली वन लाइन इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस एंट्री, that is your special journal, and this is difference between normal journal and a special journal। के mymusicclub.com डेबिट हुआ, और क्योंकि ये रिसीवेबल आपका पार्ट ऑफ एसेट है, क्रेडिट में आपने अमाउंट लिख के बता दिया है, क्योंकि आपके पास ये जर्नल ही स्पेशल यूज हो रहा है रेवेन्यू का। दिस इज जस्ट लाइक अ लेजर। नाउ पोस्टिंग फ्रॉम रेवेन्यू जर्नल्स, to update the mymusicclub.com account, the rupees 2200 debit is posted to account receivable subsidiary ledger। अब आपके पास ये जो अमाउंट है 2200 की, इसके लिए ये आपका एक रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल mymusicclub.com, इसके लिए आप सब्सिडरी लेजर अलग से बना रहे हैं, बजाय इसके कि अकाउंट रिसीवेबल का एक कंप्लीट पूरा लेजर अकाउंट बनाते, यहाँ पर इसका आप सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं। क्यों सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं, क्योंकि आपकी इसके साथ ट्रांजैक्शंस और भी चलेंगी, कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, वो आपसे सर्विसेज लेता रहेगा, आप उसको सर्विसेज परफॉर्म करते रहोगे, और सारे के सारे यहाँ पर आप एंट्रीज लिखते रहोगे। तो इसलिए आप इस mymusicclub.com के नाम से आप उनका एक सब्सिडरी लेजर बनाएंगे। सो योर नंबर इज 1 March 2010 and the date is 2 March, invoice number is 615, accounts debited क्या हुआ आपका mymusicclub.com, ये आपका रिसीवेबल है, और इसके लिए आप अलग से एक सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं। Then this is your subsidiary ledger, account receivable subsidiary ledger, और यहाँ पर आप टाइटल इसका देख रहे हैं mymusicclub.com। आपने mymusicclub.com का अलग से एक लेजर बना दिया। डेट, सेम डेट इज यूज्ड, एंड पोस्टिंग रेफरेंस इज 35। इफ यू लुक एट this on the yellow side, this is page 35, and in the posting reference you are writing R35. So it means you are making a subsidiary ledger for this account, that is
amount was debited 2200 because this is your subsidiary ledger. Account receivable is an asset. Increase in asset is always debited. तो आपने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया हुआ है और यही आपका बैलेंस, एज आई सेड इन माई रनिंग लेजर बैलेंस मेथड, आपने यही बैलेंस आपका ट्रांसफर कर दिया है फाइनल बैलेंस में. नाउ पोस्टिंग रेफरेंस इज 35 and R means this is from revenue of 35. So this is page 35 from where? From revenue journal. So R means revenue and 35 means page 35. So this is your manual account. आपने इसका अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर बना दिया और इसमें आपके पास अकाउंट एक ही मौजूद है और वो आपका mymusicClub.com. अब mymusicClub.com से रेलेवेंट जितनी भी जनरल एंट्रीज होंगी वो यहाँ पर आप लिखते जाएंगे. जितनी भी होंगी जनरल एंट्रीज वो यहाँ पर आप मेंशन करते जा रहे हैं और ये आपका कंटिन्यू होता जा रहा है. इसमें आप 2 ट्रांजैक्शंस करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ पोस्टिंग रेफरेंस, एज आई मेंशन्ड कि आपका यहां पर पोस्टिंग रेफरेंस फिर क्या होगा? दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर ईच पोस्टिंग टू अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर अकाउंट्स. आपने इसको हर दफा यहां पर रिपीट करना है, हर दफा रिपीट करना है. पेज 35 आर मीन्स रेवेन्यू, रेवेन्यू जर्नल था, स्पेशल जर्नल था और बाकी काम आपका सारे का सारा एज इट इज. नाउ assume that similar entries were journalized and posted during the month of March. आपने सारी की सारी जर्नल एंट्री सब कर दी हैं, आपका सारा का सारा ये काम कंप्लीट हो गया हुआ है. नाउ आप देखें कि आपके पास कौन कौन से वो आइटम्स हैं. आपने क्योंकि सेल्स की है, रेवेन्यू किया है, तो आपके पास वो जो इनवाइसेस हैं वो यहाँ पर सीरियल नंबर में आ रही हैं. एज आई टोल्ड, दिस इज नाउ कीप इट इन योर माइंड कि दिस इज एन इलस्ट्रेशन. ये एग्जाम्पल है, अपनी तरफ से एक डाटा मैं खुद ऐड कर रहा हूँ, जो बुक में था उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ उसको डाटा. इसका कोई पिछले क्वेश्चंस के साथ रेफरेंस नहीं है. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे आपके जो जर्नल्स बनते हैं, कैसे आप सब्सिडी लेजर्स बनाते हैं और फिर कैसे उनको आपने ट्रीट करना होता है. क्योंकि दिस इज़ अ मैनुअल काइंड ऑफ अकाउंटिंग, आप खुद अपने तौर पर कर रहे हैं और उसको मैंशन कर रहे होते हैं. कोई भी आप शॉप पर चले जाएँ, काम यही हो रहा होता है. जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तो ये फिर ट्रांजैक्शंस भी बढ़ती जा रही होती हैं. ये एक ट्रांजैक्शन नहीं रहती, फिर ये कई ट्रांजैक्शंस बन जाती हैं आपकी. सो यू हैव एन इनवाइस नंबर 615, ये पहली आपकी थी जिसके ऊपर आप काम करते रहे. आपने जो पहली उसका सब्सिडी लेजर अलग से बनाया और वो नाम था mymusicClub.com. आपने सारे का सारा काम कंप्लीट किया उसका और ये आप सारी की सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी माई म्यूज़िक की वो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे. उसके बाद अगर इन केस फिर आप एक और ट्रांजैक्शन करते हैं mymusicClub.com की, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर 619 मेंशन करेंगे. डेट आपकी मे बी ये 30 मार्च हो जाए. यहाँ पर mymusicClub.com की एक और जर्नल एंट्री होगी. एक ये है, एक और जर्नल एंट्री ये मौजूद है आपके पास. तीसरी जर्नल एंट्री एक और कर रहे हैं, ये मैं खुद करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हो गया. mymusicClub.com आपका पोस्टिंग, ये टिक का मतलब ये है कि पोस्टिंग रेफरेंस ऑलरेडी हो चुका है. फिर फॉर एग्जांपल ये अमाउंट आपकी अगेन 2000 की थी, ये पे सारी आपको करके दिखा रहा हूं. सो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर वापस जाएंगे तो आपके पास वो सारे के सारे लेजर्स में अकाउंट्स मौजूद होंगे. इफ़ फॉर एग्जांपल आई गो बैक इन माय प्रीवियस स्लाइड जो मैंने खुद की है, आपके पास ये मार्च 30 था और आपका ये R35 पे ही आपने जनरल एंट्री की थी एंड द अमाउंट वाज 2000. तो इसका बैलेंस कितना होगा फिर आपके पास? 4200. अब इस जनरल एंट्री को नहीं देखेंगे, इस अमाउंट को नहीं देखेंगे. फाइनली आई वुड से कि मैंने mymusicClub.com से रिसीव कितना करना है. नाउ एट दिस स्टेज आई हैव टू रिसीव ₹4200. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर सब्सिडी लेजर अकाउंट्स. आपके पास ये अकाउंट अब फाइनल बैलेंस आपको बता रहा है कि आपके पास ये अमाउंट है.
आपने ये ट्रांजैक्शन सब्सिडी लेजर में ऐड की। अब माई म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आप उसमें ऐड करते जाएंगे, माई म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप इसमें ऐड करते जाएंगे। सो अगेन आई वुड गो इन द नेक्स्ट स्लाइड एज आई डिड इन दिस स्पेशल जर्नल। आपने एक लेजर बनाया, अब यहाँ पे आपके पास इनवाइस नंबर भी बताई गई थी 619, ये आपकी वो इनवाइस को सपोर्ट करेगी जो आपने वहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ अज्यूम सिमिलर एंट्रीज वर मेड, मैंने जैसे आपको पहले बताया। अब यहाँ पर टिक लगाने का मतलब ये है, टिक मार्क जो की है कि हमने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया हुआ है। और जो पिछली ट्रांजैक्शन थी इसमें हमने अगेन यहाँ पे लिखा R35, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड है और पेज नंबर 35 पे थी। अब आप जाएं वापस पेज नंबर 35 पे ट्रांजैक्शन जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ठीक थी या नहीं थी। अब आप देखें कि ये आपकी सर्टिफाइड। नाउ अगेन आपके पास अब एक zone.com एक इसका सब्सिडी लेजर बनेगा बिकॉज दिस इज अ सेपरेट अकाउंट। वेब कैंटीना दिस इज आल्सो सेपरेट अकाउंट। देन माई म्यूजिक ऑलरेडी, अब आपके पास 1 2 3 ये एक ही अकाउंट से रेलेवेंट है तो आपने इसकी 3 जर्नल एंट्रीज की। इसके अलावा zone.com इसकी एक ही जर्नल एंट्री है। अब हो सकता है कहीं ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी होंगी आप ऐड करते जाएंगे, जितनी होंगी आप ऐड करते जाएंगे। देन वेब कैंटीनो इसकी भी एक ही अभी तक जर्नल एंट्री इस मंथ में, तो आपने वो भी कंप्लीट कर दी और उसके लिए भी अलग से एक सब्सिडी लेजर बनाया। तो आप कर क्या रहे हैं काम कि आपने हर एक का सब्सिडी लेजर बनाया है जो कहां से निकल रहा है, जो स्पेशल जर्नल से निकल रहा है। एंड योर स्पेशल जर्नल इज योर रेवेन्यू जर्नल, एंड इन रेवेन्यू जर्नल यू आर लुकिंग ऑल द अकाउंट्स विच आर डन थ्रू योर ऑन अकाउंट सेल्स, ऑन अकाउंट रेवेन्यू, कि इन्होंने कैश आपको बाद में देनी है, आपने सर्विसेज परफॉर्म कर दी है। एंड ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन दिस स्पेशल जर्नल रिलेटेड टू द ऑन अकाउंट, कि आपने उनको कर्ज पर वो काम करके दिया है। एंड अमाउंट वुड बी पेड लेटर ऑन। अब आपके पास माई म्यूजिक, zone.com और वेब कैंटीना, ये वही एग्जांपल्स लिए हैं जो बुक में आपकी अवेलेबल थी, उससे रेलेवेंट मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने डॉलर्स को चेंज किया है रुपीस में ताकि ये हमारी एग्जांपल्स लगे हमें। सो आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑन March 31 द रेवेन्यू जर्नल इज टोटल। अब वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की थी उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं, कि आपके स्पेशल जर्नल्स में टोटल सेल्स कितनी थी या रेवेन्यू आपने कितना अर्न किया फ्रॉम दीज 4 ट्रांजैक्शंस। mymusic.com इसको आपने सेल्स की या आपने इनको सर्विसेज परफॉर्म की। देन zone.com आपने इनको सर्विसेज परफॉर्म की। वेब कैंटीना आपने इनको सर्विसेज परफॉर्म की। एंड देन mymusicclub.com आपने इनको सर्विसेज परफॉर्म की। नाउ वी हैव टू मेक अ टोटल एज आई टोल्ड यू दैट। सो फॉर दीज 4 revenues द टोटल अमाउंट इज 9,600। 2,200 one transaction, 1,1750 that is another transaction. Services was performed to zone.com. Then 2,650 we made services to web cantina, and also we had also made another transaction to the musicclub.com, that is 3,000. So the total amount is 9,600. आपके पास ये टोटल अमाउंट है 9,600 की, और आपने ये सेल्स परफॉर्म की, सेल्स की हैं या आपने रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू ऑन अकाउंट्स। दीज कंपनीज या दीज कस्टमर्स वुड पे यू लेटर ऑन। आपके पास डेट है 31st, यू आर डूइंग टोटल ऑफ दीज सेल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। आप शुरू में नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 को टोटल देख लिया फिर 6 को जो आपने सेल्स की थी उसके बाद टोटल कितना हो गया। नो, दिस इज अ जर्नल नॉट अ लेजर अकाउंट इन विच वी आर डूइंग अ रनिंग बैलेंस। आपके पास ये सारे का सारा जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं इनका टोटल एट द एंड ऑफ द मंथ चेक करेंगे। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि दैट यू मेक अ सेल्स ऑन वीकली बेसिस, आप वीकली बेस पे चेक करेंगे। फिर आप अगर आपका ये अपना सिस्टम है कि आप उसको 15 डेज के बाद अपनी सेल्स चेक करते हैं तो आप 15 डेज का करेंगे।
एक महीने का है तो एक महीने का करेंगे। एंड नॉर्मली इन स्मॉल बिजनेस वी ऑलवेज सी पर डे बेसिस सेल्स, कि आपकी आज की कितनी सेल रही है। तो जब आप अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं, जब आप अपनी शॉप क्लोज कर रहे होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि आज हमारी इतनी सेल्स रही हैं, तो यू आर डूइंग टोटल ऑफ ऑन अ डेली बेसिस। तो आपने ये सारे का सारा टोटल किया। नाउ एट दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग दैट द अमाउंट वाज टोटल्ड ऑन द एंड ऑफ मंथ। वो एंड ऑफ मंथ आपका 31 मार्च है एंड द अमाउंट इज 9,600. So we have to remember this 9,600 amount, in which 2 sales were related with the musicclub.com and other 2 sales were from the other customers zone.com and webcantina. ये आपके 4 transactions हुई हैं जिसमें आपके 3 customers involved हैं. So you had made a total of 9,600. I hope कि this is now understandable. This is not difficult कि आप काम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि आपकी ये एक जर्नल एंट्री कंप्लीट है, आपकी ये एक जर्नल एंट्री कंप्लीट है, आपकी तीसरी जर्नल एंट्री कंप्लीट है। मतलब हर लाइन पर आपने एक जर्नल एंट्री कंप्लीट कर दी है। ऑन ईच लाइन यू हैव कंप्लीटेड योर जर्नल एंट्री। आपको 2 एंट्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि आपके पास ये स्पेशल जर्नल ऑफ रेवेन्यू है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। नाउ पोस्टिंग रेवेन्यू जर्नल्स टोटल आपने टोटल किया 9,600 का, पोस्ट कर दिए हुए। नेक्स्ट द रेवेन्यू जर्नल्स टोटल इज पोस्टेड टू द जनरल लेजर। अब आपने इनको उनके रेलेवेंट जर्नल्स में पोस्ट करना है क्योंकि आपने इनका टोटल किया। अब स्पेशल जर्नल था, अब ऐसे नहीं किया कि जिस तरह आप पहले ट्रांजैक्शंस करते रहते कि पहले आपने जर्नल एंट्री की उसको पोस्ट किया, दूसरी की उसको पोस्ट किया, तीसरी की उसको पोस्ट किया। आपने सारे सारा ऑन अकाउंट्स, अब ये आपका कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। वरना इससे पहले जितनी भी हमने शुरू के जो लेक्चर्स थे जिसमें हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था, तो आप जर्नल एंट्री करते थे उसको पोस्ट कर देते थे, जर्नल एंट्री करते थे उसको पोस्ट कर देते थे। अब आपके पास एक स्पेशल जर्नल, एक नया कंपोनेंट आया और सब्सिडरी लेजर्स एक नया कंपोनेंट आया। आपने mymusicclub.com इसका अलग से सब्सिडरी लेजर बनाया, zone.com इसका अलग से एक सब्सिडरी लेजर बनाया, वेब कैंटीना इसका आपने अलग से एक सब्सिडरी लेजर बनाया, और mymusicclub.com ये ऑलरेडी आपके पास अकाउंट था सब्सिडरी लेजर का और आपने ये दोनों ट्रांजैक्शंस वहाँ पर पोस्ट कर दी हैं। तो आपके इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक जो हमारा सिमुलेटेड डाटा है, इसके मुताबिक आपने 3 सब्सिडरी लेजर्स बनाए। वन इज़ फॉर माई म्यूजिक क्लब, अदर इज़ zone.com और तीसरा वेब कैंटीना। ये 3 आपके सब्सिडरी लेजर्स बने और इनका अब टोटल जो है वो आपका जा रहा है कंट्रोल अकाउंट में। रेवेन्यू जर्नल्स टोटल 9,600 इज पोस्टेड टू द जनरल लेजर, क्योंकि ये आपका कंट्रोल अमाउंट है और अमाउंट आपकी टोटल 9,600 की है, जिसको अब आपने ट्रांसफर करना है कंट्रोल अकाउंट या आपने जनरल लेजर में। नाउ दिस इज योर जनरल लेजर पोस्टिंग रेवेन्यू जर्नल टोटल्स। आपके पास अब अमाउंट देख लें कि कौन कौन से अमाउंट्स मौजूद हैं। ये आपका अकाउंट रिसीवेबल का है, अकाउंट रिसीवेबल का टोटल अमाउंट, क्योंकि ये सारी की सारी आपने जो सेल्स की हैं ये आपकी अकाउंट रिसीवेबल्स की थी। तो आपके पास अब देखें कि जो मैंने आपको बना के दिखाया था पिछले लेक्चर में कि आपने किस तरह एक रनिंग बैलेंस मेथड के थ्रू अपना लेजर्स बनाने हैं। यू हैव अ डेट एंड वी मेड दिस डेट कॉलम। आइटम्स क्या थे? दैट वाज अ बैलेंस बिकॉज यू कैन नॉट ब्रिंग ऑल द आइटम्स सेपरेटली। अगर आप सेपरेटली लाना शुरू कर देंगे तो आपका जो सब्सिडी लेजर्स है उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यू हैड मेड ऑल दीज अकाउंट्स ओवर देयर एंड यू आर ब्रिंगिंग द बैलेंसेस ऑफ these accounts into the general ledger. Posting reference, this came from R35, I mean revenue journals and the page was 35, ये आपने mention किया। And it was a debit account because account receivable was debited and revenue was credited, and account receivable includes the name of the people. If you go back again on your slides, these accounts are all योर अकाउंट्स रिसीवेबल। वो अलग बात है कि आपने नाम उनको अलग अलग दे दिए हमें, लेकिन दे आर बेसिकली योर अकाउंट्स रिसीवेबल। और इनको आपने नाम दे दिया तो ये आपके सब्सिडी लेजर्स में चले गए।
mymusic.com is your account receivable, zone.com is your account receivable, web cantina is also your account receivable. Then अब नेक्स्ट आपने फिर क्या किया कि आपने यहां पर डेबिट में, क्योंकि डेबिट अकाउंट रिसीवेबल इज ऑलवेज डेबिटेड, तो आप क्या करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड योर रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. अमाउंट वाज 9,600 टोटल ये था. तो आपने ये अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस 9,600 का डेबिट में लिखा है, क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल. और ये आपका जो जनरल लेजर है आपका अकाउंट रिसीवेबल का है. अकाउंट टाइटल इज योर अकाउंट्स रिसीवेबल. आपने डेबिट साइड पे लिखा जो ऑलरेडी आपके पास बैलेंस मौजूद था, दैट वाज 3,600 एंड वी एज्यूम कि आपने पहले से किसी से अकाउंट रिसीवेबल लेना था. अब 9,000 की आपकी मार्च की ट्रांजैक्शंस हैं और वो आपकी 9,600 की हैं. तो डेबिट प्लस डेबिट द टोटल इज योर 13,000. कैसे किया हमने कि आपने इस डेबिट को डेबिट में ऐड किया तो आपके पास जो बैलेंस आ गया 13,000 का. नाउ इफ एनीबडी आस्क फ्रॉम यू दैट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ योर रिसीवेबल्स फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, then you can easily say that yes sir we have to receive the amount of rupees 3,000 from different customers. लेकिन उसके बाद अगर वो कहता है आपसे कि हमें बताएं कि किससे कितनी अमाउंट लेनी है, तो फिर आप वापस जाएंगे उनके सब्सिडी लेजर्स में और उनसे बताएंगे कि जी हमने वेब कैंटीन है उससे इतनी अमाउंट लेनी है, mymusicclub.com है उससे इतने बैलेंस हमारा बाकी बचता है, या zone.com है उससे हमने अलग से इतनी अमाउंट लेनी है. लेकिन जब आपसे पूछता है कि आपने टोटल रिसीवेबल्स आपके कितने अब तक इस महीने के, तो आप बताएंगे एट द एंड ऑफ दिस मंथ 31 मार्च 2010 वी हैव टू रिसीव द अमाउंट ऑफ रुपीज 13,000. वी हैव टू रिसीव आपके जो 1 मार्च था उस वक्त तक हमने 3,400 लेना था. इस महीने हमारे 9,600 के और रिसीवेबल्स बढ़ गए, तो अब मार्च 31 तक हमने रिसीवेबल्स लेने हैं 13,000. ये जो 34,000 था ये आपका बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस. इसको अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं, दैट वाज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ February, दैट वाज 3,400. अब वो 28 फरवरी का बैलेंस 1 मार्च को आपका 3,400 था. इसमें आपने और ऐड किया मार्च का, तो अब 31 मार्च को आपका बैलेंस है 13,000. दोनों को आपने उसमें अब ऐड कर दिया हुआ. सो दिस इज योर कंट्रोल अकाउंट ऑफ योर रिसीवेबल्स या फाइनल लेजर बैलेंस ऑफ योर अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें आपने टोटल अमाउंट की है. आई जस्ट गो बैक अगेन, उसमें आपको बता देता हूँ कि हमने किया कैसे है. आपके पास जितने भी जो स्पेशल जर्नल था रेवेन्यू का जिसमें आपने सारे रिसीवेबल्स ऐड करने थे, वो आपने उनका टोटल अमाउंट की हर एक की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते गए और अमाउंट आपकी 9,600 पर आ गई. वो 9,600 की अमाउंट आपकी फिर पोस्ट की हमने उनके कंट्रोल अकाउंट में, जिस तरह हमने बताया था कि सब्सिडरी लेजर से आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं उनके कंट्रोल अकाउंट में. तो आपने ये किया है. तो इस वक्त आपके पास बैलेंस है 13,000 का. So I hope now this is okay for you. And page number R35 that shows that this has been taken from the revenue journal of page number 34. तो हर एक आपने लिंक रखना है. That always explains in your internal control के जब आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हों, कोई बैकलॉग यूज़ ना किया गया हो, आपके पास प्रॉपर रिसीट्स मौजूद हों, उनके ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ हो, तो फिर आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं आराम से. नाउ देयर इज अ लिटिल बिट चेंज फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, दैट इज अबाउट 12 and 41. ये क्या चीज़ें हैं आपके पास? बाई प्लेसिंग द अकाउंट नंबर हेयर वी इंडिकेट दैट ₹9,600 हैज़ बीन डेबिटेड टू अकाउंट रिसीवेबल इन द जनरल लेजर. आपके पास ये जनरल लेजर में आपके पास ये 12 अकाउंट यूज हुआ है, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल. आपका अकाउंट रिसीवेबल नंबर ये 12 बनता है. यहाँ पर अब पेज का जिक्र नहीं है, पेज सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो आपका जनरल रेवेन्यू का स्पेशल जर्नल था दैट वाज R35, ये जो आप यूज कर रहे हैं.
लेकिन ये आपको जो 12 है ये बता रहा है कि ये अकाउंट रिसीवेबल का लेजर है, तो इस पर आपने सारी सारी अपनी डिटेल मेंशन की है। सो अगेन आपके पास अब यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल 41 आ रहा है, आपके पास यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास 41 था। जनरल लेजर फीस अर्न। अब वापस जाएं ज़रा, आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल है वो अकाउंट नंबर 12 था एंड योर 41 इज योर फीस अर्न अकाउंट नंबर। सो यू आर गिविंग ऑल द एविडेंसेस कि आपके पास ये कौन सा अकाउंट है, ताकि आपको उस स्पेशल रेलेवेंट अकाउंट्स पर जाना आसान हो, स्पेशल जर्नल पर जाना आसान हो। आपके पास अब यहाँ पर एक 12 है और एक 41 है। ये 12 है ये आपका अकाउंट रिसीवेबल का लेजर था और 41 है ये आपका फीस अर्नड का जर्नल था जिसमें आप ऐड करेंगे। सो अगेन दिस इज योर अकाउंट नंबर 12, सो दैट इज रिलेटेड विद द अकाउंट रिसीवेबल लेजर एंड 41 दिस इज रिलेटेड विद द फीस अर्नड। तो आपके इस स्पेशल जर्नल में जो आपका रेवेन्यू जर्नल था, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक अकाउंट आपका अकाउंट रिसीवेबल है और दूसरा आपका रेवेन्यू का है, तो दोनों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पर आपने अकाउंट रिसीवेबल 41 किया। नाउ इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें। देन अ लेजर ऑफ फीस अर्नड। फीस अर्नड वो है लेजर जो आप स्पेशल जर्नल से लेकर आए। स्पेशल जर्नल आपका जनरल जर्नल था, अब यहां पर उसको आपने ट्रांसफर करना है अपने फीस अर्नड में एंड द अमाउंट इज 9600 टोटल अमाउंट। क्योंकि ये अकाउंट्स आपके जो टेम्परेरी अकाउंट है दैट हैज़ टू बी क्लोज्ड, तो आपने वो उसको फरवरी 28 को क्लोज कर दिया होगा, इसलिए आपका यहाँ पर कोई भी रनिंग बैलेंस नहीं है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 मार्च। आपका ये 1 मार्च था और 1 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। सो लुक एट ऑन द रनिंग बैलेंस मेथड ऑफ लेजर। डेट आपके पास यहाँ पर वही मार्च 10 2010 और डेट आपके पास 31 है बिकॉज वी आर क्लोजिंग एंड वी डू नॉट हैव एनी बैलेंस। यहाँ पर आप फर्क देख सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल का और फीस अर्न का। अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि आपका एक परमानेंट अकाउंट है जिसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन आपके जो दूसरे अकाउंट्स हैं टेम्परेरी अकाउंट्स उनके रनिंग बैलेंसेस नहीं होते, उन्होंने क्लोज होना होता है। वो टेम्परेरी अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं और हर महीने से, अब डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, हर साल से या हर महीने से या हर नए दिन से या फोर्टनाइटली आप 15 दिनों या वीकली आप करते हैं क्लोज अपने अकाउंट्स को। तो आपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, जो फीस अर्न करनी थी आपने कर ली। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 1 मार्च से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मार्च के महीने का आपका रेवेन्यू कितना रहा। सो रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिटेड, आपने क्रेडिट साइड पे उसको लिख दिया। ये आपके पास टोटल क्रेडिट मौजूद है और यही बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो गया है 9600 से। नाउ पोस्ट रेफरेंस 35 और 35 क्योंकि वो सेम पेज से उठाया गया एंड योर रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिटेड, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया और इसका बैलेंस आपने ट्रांसफ़र कर दिया है क्रेडिट साइड में। अब कोई भी और ट्रांजैक्शन होगी तो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करें, क्रेडिट साइड आपकी 400 की और थी तो वो 400 ऐड होके आपका यहाँ पर 10,000 बन जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो स्पेशल जर्नल से सारी चीज़ें यहाँ पे टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र की है। वो अमाउंट अगर स्पेशल जर्नल ना बनाते तो फिर आपके लेजर्स में ये चीज़ें ऐड होती रहती, क्योंकि स्पेशल जर्नल में आपकी टोटल अमाउंट शिफ्ट होती है, तो आपने टोटल अमाउंट यहाँ पर शिफ्ट की है। सो द अमाउंट इज योर at this stage I just erase all this transaction because this is not relevant to us. I was just giving you an example से हमने ये की है चीज़। So we have to take a total amount of rupees 9600. So we have completed our accounts up to which we started. अब थोड़ा सा नेक्स्ट जाने से पहले मैं इसको रिव्यू कर दूं कि हमने क्या किया है। इसमें आपने एक स्पेशल जर्नल बनाया that was related with the revenue journal and all the transactions of revenue related with the receivables, कि जिसमें आपने receivables करने थे वो सारे के सारे आपने ऐड किए हैं
वो सारे आइटम्स आपने लिखे हैं। वो लिखने के बाद आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी की सारी एक लाइन में लिखी है, क्योंकि आपका जो अकाउंट्स डेबिटेड मेंशन किया गया है, वो अकाउंट्स डेबिटेड का मतलब ये है कि आपके ये जो आपने क्रेडिट कर रहे हैं किस अकाउंट के अगेंस्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे ये अमाउंट लिखी गई है अकाउंट्स डेबिटेड, आपने अकाउंट्स डेबिटेड क्या किया, क्योंकि आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। आपने अमाउंट तो क्रेडिट कर दी है ये वाली, लेकिन अकाउंट्स डेबिट क्या किया इसके अगेंस्ट, किस बंदे से आपने पैसे लेने हैं, कौन से कस्टमर से आपने पैसे लेने हैं, दैट इज़ mymusicClub.com। तो आपने इस बंदे से पैसे लेने हैं, क्रेडिट किया आपने किस अमाउंट को, 2200 को, तो ये क्रेडिट आपको शो रहा है कि आपका ये रेवेन्यू है, और डेबिट आपको जो अकाउंट का टाइटल शो कर रहा है कि आपने इनसे रिसीव करनी है अमाउंट। सो वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ, and I mentioned that these are the accounts which are being used। so आपके पास एक तो ये शो करता है आपके अकाउंट रिसीवेबल को, कि आपका अकाउंट रिसीवेबल का जो लेजर अकाउंट नंबर है वो है 12, और आपके जो ये 41 है, दैट शोज प्लेसिंग 41 here indicates that ₹9,600 has been posted to the credit side of fees। fees earned is a revenue। so आपका जो 41 शो कर रहा है दैट इज रिलेटेड विद द रेवेन्यू, और इसका स्पेशल अकाउंट क्या था, फीस रेवेन्यू। तो फीस रेवेन्यू आपने शिफ्ट किया है अकाउंट नंबर 41 में। अब आप अगर देखें, इसकी और बहुत सी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। हम कोड्स क्यों लगाते हैं, दीज आर एक्चुअली द कोड्स। हम कोड्स लगाते हैं कि ताकि हमें बजाय के पूरी डिटेल में ना जाएं, हम कहेंगे जी अकाउंट रिसीवेबल का लेजर ओपन करें, तो हम डायरेक्ट कहेंगे यार अकाउंट नंबर 12 ओपन करें, क्योंकि आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब आपने कहा कि अकाउंट नंबर 12, तो इट मीन्स दिस इज़ अकाउंट नंबर 12 एंड दैट इज़ अंडरस्टूड अकाउंट रिसीवेबल। और अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो हर एक बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है कि वो डिफ्रेंशिएट करता है कि आपका ये बैंक कौन सा है। अब अगर ये इसकी हायरार्की ऐसे बनाई जाए, बैंक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट वन योर ब्रांच कोड, ब्रांच कोड से फिर आप चले जाते हैं उसके जो उस बैंक का कोड होता है, जिसको नॉर्मली स्विफ्ट कोड भी कहा जाता है। दिस इज द स्विफ्ट नंबर ऑफ द बैंक। फिर वो आप कंट्री लेवल पे चले जाते हैं, आपके कंट्री लेवल होता है। तो आपने किसी फॉरेन कंट्री से कोई अमाउंट अगर ट्रांसफ़र करनी हो तो आपके पास ब्रांच कोड के बाद आप स्विफ्ट कोड देते हैं और फिर आपकी वो अमाउंट ट्रांसफ़र होती है। और वो स्विफ्ट कोड बताता है कि आपका कौन सा बैंक है, बैंक अल्फला है, एमसीबी है, आपका यूनाइटेड बैंक है, कौन सा बैंक है वो आपको बता रहा होता है। तो सेम हमने स्टार्ट किया था कि रेवेन्यू से कि आपका रेवेन्यू का कोड कौन सा है, वो कोड वो बताएगा कि ये कौन सा लेजर है, और आपका अकाउंट रिसीवेबल है तो उसका कोड कौन सा है तो वो आपको बताएगा स्पेसिफिकली ये कौन सा कोड था। सो वी हैव यूज्ड इन दिस एग्जांपल टू कोड्स 12 and 41। 12 is related with the account receivable and 41 is related with the revenue code। फीस अर्न का होगा आपके पास। नाउ एट दिस स्टेज वी हैव completed our revenue journal, special journal, and we have gone through all of the process in which we made a special journal of revenue. That special journal of revenue included only those transactions which are related with the account receivable. In account receivable we had made two entries. One was related with the revenue, other was your receivables. In receivables we made the subsidiary ledger accounts for all the customers. For example, we had mymusic.com, zone.com, and the other third one was also included, Web Cantina. So we made separate ledger accounts for all these, and we made references from the page number, like page number 35 that was related with the posting reference of R means revenue, and page was 35. 12 accounts were related with account receivable,
and 41 was your fees earned. So we have completed almost all of our special journal of revenue. We have completed our lecture. Review of the lecture. I just give you an overview what we have done in our lecture number 18. So in lecture number 18 we just gave an overview of internal control, a brief information because we have discussed many times about internal control system, their objectives and their elements. And then it was also included a brief format of ledgers with a running balance, because that was all the time used in the subsidiary ledgers, in the general journals, all the general ledgers. So every time we are using ledger with the running balance. इसमें जितने भी हम आगे नेक्स्ट में लेजर्स बनाएंगे वो सारे के सारे इसका पार्ट होते हैं. देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द स्पेशल जर्नल. थोड़ा सा ओवरव्यू किया था हमने लेक्चर के स्टार्ट में कि व्हाट इज़ अ स्पेशल जर्नल, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में भी इसका जिक्र किया था, इसलिए इसमें किया है लेक्चर नंबर 18 में, ताकि हम नए लेक्चर में भी हमें आइडिया हो कि हम क्यों बना रहे हैं, ताकि ये नो हमारी क्योंकि एक रूटीन होती है कि काम पिछला किया वो भूल गया होता है. इसलिए आई जस्ट एडेड द 2 slides for special journal and subsidiary ledgers. And then in the main component that was included in our lecture number 18, that was revenue journal, कि आपने ट्रांजैक्शंस की, उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपने अपना एक स्पेशल जर्नल बनाया रेवेन्यू का. इसमें आपके पास जो अकाउंट्स यूज़ किए गए, माई म्यूज़िक का यूज़ किया गया कि आपने इनसे रिसीव करनी है अमाउंट, इनको आपने सेल्स की थी या सर्विसेज परफॉर्म की थी, और वेब कैंटीना को आपने सर्विसेज परफॉर्म की थी. इसके अलावा आपने zone.com को सर्विसेज परफॉर्म की थी. तो फिर आपने 31 को मार्च को सब का टोटल किया और उस टोटल को आपने ट्रांसफ़र कर दिया पहले तो अपने अकाउंट रिसीवेबल्स में, वो आपका कंट्रोल अकाउंट था. फिर आपने फीस अर्नड के जो कंट्रोल अकाउंट का लेजर था उसमें ट्रांसफ़र किया. सो आपने जब अगर बैलेंसेस देखने हो तो मेन अब आपके रिसीवेबल कितना है या फीस कितनी है, तो आप कंट्रोल अकाउंट यूज़ करते हैं. जब आपने हर एक की डिटेल देखनी है कि आपने किन किन लोगों को ये सर्विसेज दी थी और किन के अगेंस्ट आपको ये रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो आपने उसमें ऐड की सारी की सारी चीज़ें, तो वो आपने टोटल किया उनका. सो इसी तरह आपका जो रेवेन्यू था कि आपका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आया वो आपने ऐड किया इसमें, और टोटल अमाउंट बता दी कि टोटल आपके जो रेवेन्यू है वो 9600 का बनता है. रिसीवेबल्स आपका क्योंकि बैलेंस था, परमानेंट अकाउंट था, तो वो आपने यूज़ किया और उसमें 3400 ऑलरेडी आपके पास था और 9600 और ऐड किया, तो टोटल 13000 का आपका रिसीवेबल बन गया. नाउ वेन एवर यू विल गो इन द 1st April, so you would have a balance of receivable 13,000. उसमें फिर आप उसमें कुछ ऐड भी करेंगे, कुछ माइनस भी करेंगे, वो सारे के सारे करेंगे. फिर आपके पास जो 30 अप्रैल होगा उसमें आपके पास नेट बैलेंस आ जाएगा जो नेक्स्ट मंथ के लिए फिर कैरी फॉरवर्ड होगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 18 एंड इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द अदर स्पेशल जर्नल्स. उसमें हम एक और स्पेशल जर्नल लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि उसके लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं. फिर उसमें फिर नेक्स्ट देखेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है. फॉर्मेट सेम रहेगा लेकिन उसमें आपके डेबिट और क्रेडिट में फ़र्क पड़ेगा. अब रेवेन्यू में तो आपने अमाउंट क्रेडिट में लिखी थी, लेकिन अकाउंट्स डेबिटेड वाज योर टाइटल कि आप किस अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं. लेकिन जब आपके पास कैश का आएगा, कैश रिसीट्स का आएगा, तो वहाँ पर आपके पास उनके अकाउंट्स की जो नेचर है वो डिफरेंट हो जाएगी. सो अप टू दैट वी हैव कंप्लीटेड रेवेन्यू जर्नल, स्पेशल जर्नल. सो इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन लेक्चर नंबर 19. अप टू दैट थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.